नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हार्दिक पटेल गुजरात की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा बनते नजर आ रहे हैं। गुजरात में कभी पाटीदार आंदोलन तो कभी कांग्रेस में शामिल होने से लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद अब बीजेपी पार्टी का दामन थामने तक वो लगातार सुर्खियां बटोरते रहे। फिलहाल हार्दिक पटेल आज दोपहर करीब 12 बजे अपने 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक पोस्टर भी दरअसल जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आज करीब 12 बजे हार्दिक पटेल, जो कि अब तक कांग्रेस के एक युवा चेहरे थे, वो 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद अब बीजेपी पार्टी का दामन थामने तक लगातार हार्दिक पटेल सुर्खियां बटोरते रहे हैं। और फिलहाल हार्दिक पटेल आज दोपहर करीब 12 बजे अपने 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक पोस्टर भी जारी किया है। आज बता दें आपको बड़ी खबर कि बीजेपी में हार्दिक पटेल शामिल होने वाले हैं। 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन हार्दिक पटेल थामेंगे। हालांकि ये बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गुजरात में चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव फतेह करने का दम भर रही थी, उसे आज बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हार्दिक पटेल बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामने वाले हैं। न सिर्फ हार्दिक पटेल बल्कि 15,000 और कार्यकर्ता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे जुड़ गए। सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। अनुज जी, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यह लगा है, क्योंकि आज जो कांग्रेस के युवा चेहरा थे हार्दिक पटेल, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कितना बड़ा झटका कांग्रेस मान रही है इसको? देखिए, तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस के लिए झटका है या हार्दिक पटेल के लिए झटका है या भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है। पहले तो हार्दिक पटेल जी को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि 2017 में जिन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना चाहते हैं, उनको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के तलवे चाटने पड़ेंगे। तो वो बताएं कि अब क्या किसके जूते चाटने और किसके तलवे चाटने गए। इनके ट्वीट्स हैं जिस तरह से उन्होंने कर रखे थे, और आज भी उनके ट्वीट्स वो उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद हैं। तो वो स्पष्ट करें कि वो क्या करने गए हैं, किस मंशा से गए हैं, क्या चापलूसी और किसके तलवे और जूते चाटने गए हैं, तो वो बताएंगे। तो अनुज जी, कांग्रेस पार्टी से हालांकि कैसे देख रही है, क्योंकि जो हार्दिक पटेल अब तक ये कह रहे थे कि अमित शाह के तलवे चाटने पड़ेंगे, लेकिन अब खुद ही उस पार्टी में शामिल हो रहे, क्या कारण इसके पीछे मान रहे हैं? क्या पार्टी लगातार जो बड़े चेहरे हैं उनको नजरअंदाज कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज चेहरे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की है, इतिहास गवाह है। कांग्रेस ने हमेशा असूलों की राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास शुरू से अपने नेताओं का अभाव रहा है और जो उनकी पार्टी में नेता और कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर कभी उनको विश्वास नहीं रहा है। लगातार ये खास तौर से जब से ये पार्टी के जो नया एक चेहरा देखने को मिला है 2014 के बाद से, तब से लगातार देखा है हमने कि दूसरी पार्टी, खासतौर से कांग्रेस की पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस युक्त
भाजपा जरूर लगातार बनाते जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेताओं को जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ये वही हार्दिक पटेल हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनके कैरेक्टर के ऊपर एक लगातार आरोप लगाए थे जब वो एक किसी महिला के साथ एक होटल में पकड़े गए थे। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों को जिनके ऊपर आरोप लगाए और उनको बाद में अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और उनको आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन सर बात कुछ भी हो, लेकिन जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी का ही। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, शिविर मंथनों का आयोजन किया जा रहा है, तमाम जो राज्यों में चुनाव होने वाले उन पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। लेकिन अब गुजरात में जो 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होंगे, जाहिर तौर पर सर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान गुजरात में होगा, इसका मान रहे हैं आप? देखिए, ऐसे अवसरवादियों से कोई लाभ नहीं हुआ। हार्दिक पटेल कांग्रेस में है तो उससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ। अब ये जा रहे तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। 15,000 कार्यकर्ता नहीं है वो 15,000 की जो है किराए की भीड़ जुटा करके अपना दिखाना चाह रहे हैं कि इतने लोग मेरे साथ आ रहे हैं। अदरवाइज कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा है उनके साथ। ये भीड़ जुटाना दिखाना कोई बहुत राजनीति में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक वहां पर 15,000 कार्यकर्ताओं को नहीं इकट्ठा कर रहे, 15,000 किराए की भीड़ को इकट्ठा करके अपना वहां पे किसी तरह की फर्जी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे जुड़े थे। इनका साफ तौर पर एक कहना था कि ये हार्दिक पटेल का नुकसान होगा पार्टी का। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि हार्दिक पटेल जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कितना नुकसान और फायदा चाहे हार्दिक पटेल की बात हो उन्हें होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शोपियां में एक गाड़ी के अंदर विस्फोट हुआ है जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों को जिला अस्पताल शोपियां में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में रेफर किया गया। कश्मीर पुलिस जोन ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से ट्वीट कर जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, आईजीपी कश्मीर ने दरअसल ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि शोपियां में गाड़ी के अंदर दरअसल विस्फोट हुआ है, जिसमें साफ तौर पर विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए हैं और जिनमें घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि विस्फोट की जो प्रकृति की है वो जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों को जिला अस्पताल शोपियां में भर्ती करा दिया गया है, जहां से उन्हें 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में रेफर कर दिया गया। कश्मीर पुलिस जोन ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। तो विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए। हालांकि अस्पताल में तीनों जवानों का इलाज चल रहा है और इलाके में जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आज जेपी नड्डा किस किस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। करीब 9:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा के निवास पहुंचेंगे और 10 बजे के आसपास आपको बताएं कि कैंट विधानसभा के आयोजित बूथ बैठक में भाग लेंगे। करीब 11 बजे आजा मोर्चा के कार्यकर्ता श्री आशीष अहिरवार के महर्षि अरविंद वार्ड घमापुरा चौक स्थित निवास पहुंचेंगे। इसके अलावा सुबह करीब 11:40 पर पश्चिम विधानसभा के रानी दुर्गावती मंडल स्थित रॉयल स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा में मंडल बैठक को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा करीब दोपहर 12:40 पर आपको बताएं कि संभागीय पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे।
करीब 2:30 बजे संभागीय कार्यालय में आर्थिक टोली एवं सोशल मीडिया समूह की बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा शाम 4 बजे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं और शाम को करीब 6 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर जाएंगे। तो आज का जो पूरा दिन है, पूरे दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों में जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिस्सा लेने वाले हैं। विदेशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए अक्सर ही मंत्री विदेशों के दौरे पर रहते हैं। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 से 6 जून तक स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे और इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग की समग्र समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि जयशंकर 2 से 4 जून को स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा जाएंगे। वहां वे प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे स्लोवाकिया के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री इवान कोरकोक के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। जयशंकर ग्लोबसेक 2022 मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ ग्लोबसेक 2022 मंच से इतर ऑस्ट्रिया के यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर चैलेनबर्ग से मुलाकात भी करेंगे, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर 4 से 6 जून को चेक गणराज्य जाएंगे। इस दौरान वे चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपावेस्की के साथ खास चर्चा करने वाले हैं। बिहार में जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में बिहार में किस तरीके से जातीय जनगणना कराई जाए और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी विषयों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखा है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के साथ बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। ऐसे में बेहद जल्द ही कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इसके अलावा जाति जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पूर्व में 2 बार सर्वसम्मति से जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पास हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी तब तक राज्य में जारी जनगणना नहीं कराई जा सकी है। पिछले साल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार नए सिरे से इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद नीतीश कुमार भी तेजस्वी के साथ इस मुद्दे पर नजर आए हैं। और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे कि एक समय सीमा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग कर लेंगे, तो वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आज ये भी निर्णय हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से हुई, लेकिन कोई बिहार में जाति जनगणना का फैसला हो गया है। आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक में जाति जनगणना के ड्राफ्ट पर सर्वदलीय चर्चा हुई है। फैसला किया गया है कि जाति जनगणना का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और समय सीमा तक इसकी गणना भी कराई जाएगी। वहीं बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने गणना के फैसले को अपनी जीत बताया है। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए हैं और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी।
तो हमको जहाँ तक लगता है बीच में फ्लड भी आता है। हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त समय तब है जब होना चाहिए, और हमको लगता है इस बात को भी हमने इस बात को रखा कि जब सब लोग सहमत हैं तो अगले कैबिनेट में लाइए, और अगले कैबिनेट में लाते हैं तो नवंबर के महीने में इसकी गिनती कराइए, क्योंकि नवंबर के महीने में छठ होता है, दशहरा होता है, तो उस समय सभी जो बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाएंगे, और तब तक जो है इसकी तैयारी कर ली जाए कि कैसे हम ट्रेनिंग लोगों को देंगे, कैसे क्या योजना होगी, क्या प्रस्ताव होगा, ताकि पैसे की भी व्यवस्था करनी है तो ये सारा व्यवस्था उसमें हो। भीख मांगने वाला कौन जात का है, नाला साफ करने वाला कौन जात का है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कौन जात का है, तो हमको तो जानकारी होगी ना कि फलना जात के लिए, तो उसी लिए वो जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम उसके लिए विशेष योजना बना ही नहीं पाएंगे। अब हमको पता चलेगा कि फलना जाति के लोग जो हैं, गरीबी हर जाति में है, लेकिन जाति है तो उस पर तो पता चलेगा, तब उसी हिसाब से लोग योजना बनाएंगे। तो बिहार में जाति जनगणना को लेकर चल रही कवायद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों की गणना की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों की गणना से रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। ऐसे लोगों को सीमांचल और बिहार से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। आज प्रदेश बिहार सरकार के जो जनगणना, जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3 से 4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी उस जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से जारी किए गए नोटिस को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर एजेंसी का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए
आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केजरीवाल जी, क्या ये सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन, साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर लें उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।